सुंदरी, मैंने फिर अमृता को मुखातब किया। मैं तेरी बुदा का कारण समझ रहा हूँ, परंतु कोई चिंता न कर। जो तेरी सहायता को आ गया हूँ, इन 28 गिरों बदमाशों का खौफ दिल से निकाल दे। शांत हो जा। जो ये दश्त चाहते हैं वो अब नहीं होगा। तू मेरी शरण में आ गई है। पिस्तौल वाले का दूसरा साथी भी उछल कर खड़ा हो गया। उसका पिस्तौल भी निकल आया। इनका रफ्तार तेज रफ्तारी से रेंगती मेरे सर से उतर गई। अमृता के चेहरे की रंगत जर्द पड़ गई। मैं बदस्तूर सीना ताने अपनी जगह खड़ा रहा। राजू दूसरे शख्स से अपने साथी को हुक्म दिया, इसे ठिकाने लगाकर लाश को बाहर फेंक दे। जिसे राजू कहकर मुखातब किया गया था, उसने पिस्तौल फिजा में बुलंद किया। मैंने सैयद की लाठी दरमियान में कर ली। राजू के पिस्तौल से यके बाद देगरे 6 शोले लपके। 6 फूल मेरे कदमों में पड़े नजर आ रहे थे। दूसरा शख्स भी हैरत ज़दा रह गया। मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। सैयद की लाठी उस पर उछाल दी। वो बिलबिलाता हुआ ऊंधे मुंह गिरा। फिर अमृता की आंखें भी खुली की खुली रह गईं। राजू पिस्तौल फेंक कर अपने साथी पर चढ़ बैठा। जेब से रेशम मजबूत डोरी निकालकर उसने जमीन पर गिरे हुए बदमाश के दोनों हाथ पुष्ट पर करके सख्ती से बांध दिए। फिर उसके पांव के साथ भी वही सलूक किया। वो राजू की शान में मगलजात गालियां बकने लगा। मैंने लाठी जमीन से उठाकर उसके सर पर मारी। उसके हल्क से खरखराहट की आवाजें बुलंद हुई। फिर वो बेहोश हो गया। मेरे लिए क्या हुक्म है महाराज? राजू हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ा हो गया। मलीच पापी पहाड़ के नीचे आया तो गड़गड़ाने लगा। पहले बड़ा उछल कूद रहा था। मैंने दिल में प्रीतम का लाल का नाम लेकर उसे हुक्म दिया कि अपने हाथों से अपना गला घूंट ले। सुना तूने मैं क्या कह रहा हूँ? राजू ने किसी सआदतमंद बच्चे की तरह अपनी उंगलियों का शिकंजा बनाकर गले में डाल लिया। उसके दोनों अंगूठे पूरी कुव्वत से टैटुए पर दबाव डाल रहे थे। उसकी आंखें हलकों से उबलने लगीं। हलक से घुटी घुटी हुई खौफनाक आवाजें बुलंद हुईं। फिर उसकी जिंदगी का चिराग उसी के हाथों बुझ गया। वो भी ढेर हो गया। अमृता दौड़कर बेइख्तियार मेरे सीने से लिपट गई। उसके जिस्म की तपश, उसके सीने की धड़कनें मेरे अंदर के शैतान को उकसाने लगी। मैं उसे हाथों के हिसार में लिए अपनी निशस्त की तरफ वापस आ गया। वो बुरी तरह सहमी हुई थी। अजीब सूरत थी। मौत के चुंगल से निजात हासिल करने के बाद वो खौफजदा होकर थरथरा रही थी। उसने दोनों हाथों से मुझे जकड़ रखा था। पहले वो गुमसुम बनी बैठी थी। जमील इनका की आवाज मेरी कुव्वते समाज से टकराई। मैं गार्ड के सर पर जा रही हूँ। हो सकता है कि अमृता के अगवा की साजिश में उसका भी हाथ शामिल हो, लेकिन अब ये गाड़ी दिल्ली पहुंचने से बेशतर रास्ते में कहीं नहीं रुकेगी। तुम परेशान मत होना। मुझे गार्ड के अलावा इंजन ड्राइवर को भी काबू करना होगा। तुम चाहो तो बेकाबू हो जाओ। अमृता इस वक्त तुम्हारी ख्वाहिश से इनकार नहीं करेगी। इनका चली गई। मैं अमृता को नॉर्मल हालत में लाने की खातिर तसल्लियां देता रहा। मेरे ख्यालों होशो हवास बेहाल होने के बाद मुझे पहचान लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दहशत से कफियतों से निजात पाने के बाद वो होंठ चपाती मुझसे दूर हो गई। मध्यम लहजे में बोली, तुमने मेरे ऊपर जो एहसान किया है वो मैं सारा जीवन याद रखूंगी। तुमने बर वक्त मेरी मदद ना की होती तो ना जाने मेरा क्या अंजाम होता। आखिरी जुमला अदा करते वक्त उसने झुरझुरी आ गई। सहमे सहजमे लहजे में कहने लगी, इन दोनों ने मेरे बॉडीगार्ड को बड़ी सफाकी से कत्ल किया था। मुझे विश्वास नहीं था कि मैं इनकी कैद से आज़ाद हो सकूंगी। उन्होंने मुझे बड़े खतरनाक नताइज की धमकी दी थी। शायद इसीलिए तुमने मुझसे गरेज इख्तियार कर रखा था। मैंने उसे खरीदने की कोशिश की। क्या मतलब? उसने बड़ी मासूमियत से पूछा। क्या तुम मुझे पहले से जानते हो? हाँ, मैंने उसे याद दिलाने की खातिर कहा। हम लंदन से हिंदुस्तान आते वक्त जहाज में एक साथ थे। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। वो मुझे गौर से देखने लगी। उसकी निगाहों में अजीब सी उलझन पैदा हुई। मुझे याद नहीं आ रहा, उसने सपाट आवाज में जवाब दिया। मेरे जहन में अथल पथल शुरू हो गई। फिजाई सफर के दौरान उस खुद मेरे पास आना,
बेतकल्फी से बातें करना, अपनायत और पुरानी वाकफियत का इजहार करना, मैंने गुफ्तगू का अंदाज, हसीन चेहरे पर खेलने वाली शौकियो शरारत, एक साथ खाना खाना, उस होंठों के गुदाज पर उभरने वाली मकनातीसी मुस्कुराहट, मुझे उसका एक एक अंदाज याद था, लेकिन उसने सिरे से मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। तुम फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रही थी, कुछ देर के लिए उठकर इकानमी क्लास में मेरे पास आ गई थी। मैंने उसकी आंखों में झांका। अमृता, ये नाम भी तुमने खुद ही मुझे बताया था। मुमकिन है आपकी नज़रों को धोखा हुआ हो। जिस लड़की का जिक्र आप कर रहे हैं वो मेरी हम शक्ल रही हो। उसका नाम भी अमृता हो सकता है। उसके लहजे में भोलपन था। वो अदाकारी नहीं कर रही थी, लेकिन जो कुछ मैं कह रहा था वो भी गलत नहीं था। तुमने मुझसे मुख्तसर गुफ्तगू के दरमियान गुरु प्रताप का नाम भी लिया था। वो तुम्हारे साथ था, कुछ याद आया? गुरु प्रताप, उसकी सहमी सहमी नज़रों में अर्थशास्त्र की कफियत नमूदार हुई। संजीदगी से बोली, हाँ, मैं गुरु प्रताप को अच्छी तरह जानती हूँ। पिताजी उनकी बड़ी आओ भगत करते हैं। मैं जब भी बैरून मुल्क जाती हूँ गुरुजी मेरे साथ होते हैं। लंदन से वापसी पर भी वो मेरे साथ थे। लेकिन आप, उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया, फिर अपनी याददाश्त खरीदने लगी। मेरा नाम जमील अहमद खान है। मैंने उसे अपना नाम बताया। ये नाम भी मैं आपके मुंह से पहली बार सुन रही हूँ। मेरा दिल चाहा कि उसकी बातों पर कहका लगाना शुरू कर दूं। मेरे सीने में उसकी तस्वीर आवीज़ा थी। एक एक नक्श मेरी निगाहों में कंदा था। उसकी आवाज़, उसके दिल लुभाने का अंदाज, उसकी शोक मुस्कुराहटें, लगावट की बातें, सब कुछ वैसा ही था। मैं भी वही था, लेकिन वो बदल गई थी। आम जिंदगियों में भी पहली फिल्मी कहानियों जैसे हैरत अंगेज इत्तफाकात हो सकते हैं। एक शक्ल की दो लड़कियां भी हो सकती हैं, उनके नाम भी एक जैसे हो सकते हैं। मैं उसकी बात तस्लीम कर लेता, लेकिन गुरु प्रताप के हवाले को तस्लीम कर लेने के बाद भी उसकी अजनबियत की बातें मेरे लिए किसी मुअम्मे से कम नहीं थीं। शायद वो मुझसे मजाक कर रही थी। मुमकिन है कोई और मसलहत रही हो सकता था उसे अपने मुल्क में वो आज़ादी हासिल ना हो जो बैरून मुल्क रही हो। नारंगन सनाहा की तरफ से उस पर कुछ पाबंदियां आयद हों। वो बड़े बाप की बेटी थी। उसके हलके में अब सब ऊंचे तबके के अफराद होंगे। उसका उठना बैठना, खाना पीना, घूमना फिरना, सब कुछ एक तयशुदा प्रोग्राम और टाइम टेबल के तहत अमले में आता होगा। लेकिन मैं उसका मौसन था। मैंने उसकी जान बचाई थी। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर वो मेरे मुतअल्लिक़ अपने बाप से और क्या तारफ़ करा सकती थी। फिर वो मुझे पहचानने से क्यों गरेज़ा कर रही थी? जो लोग तुम्हें अगवा कर रहे थे वो कौन थे? मैंने मौजू बदल दिया। उनका मकसद क्या था? मैं क्या कह सकती हूँ? उसने शाने उचकाकर जवाब दिया। फिर रस्सी में बंधे शख्स को देखते हुए पूछी, क्या ये मर गया? नहीं, मैंने जहर खान से जवाब दिया। अगर ये भी मर गया तो फिर मेरी ज़िंदगी की ज़मानत कौन देगा? आप गुरु प्रताप को कैसे जानते हैं? उसने फिर पटरी बदल दी। वो गुरु था, मैं चेला। मैंने इख्तिसार से काम लिया। तुम उससे ज़्यादा जानकर क्या करोगी? आप भी मुझे महान शक्तियों के मालक नज़र आते हैं। उसकी हसीन आंखों में फिर खौफ की तलछट नज़र आने लगी। एक लफंगे ने आप पर फायर किया। मैंने डर से आंखें बंद कर ली थी। मेरा ख्याल था कि आपको मारने के बाद वो मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब मैंने दूसरी की चीख की आवाज़ सुनकर आंखें खोली तो हैरत ज़दा रह गई। आपके चरणों में फूल पड़े थे, मेरे देखते ही देखते गायब हो गए। फिर आपने अपनी लाठी दूसरे पर उछाल दी। वो पिस्तौल रखने के बावजूद आपका कुछ नहीं बिगाड़ सके। जो कुछ मेरी नज़रों ने देखा वो नाकाबिले यकीन था। एक पल को मेरे जहन में ख्याल उभरा कि मैं शायद जागते में सपना देख रही हूँ। एक ने दूसरे साथी के हाथ रस्सी से बांध दिए। उसके बाद आपके आगे हाथ बांध कर खड़ा हो गया। आपके कहने पर उसने जीव हथिया कर ली। उसने पहली बार मुझे अकीदतमंदी की नज़रों से देखा। मुझे विश्वास है कि आप भी गुरु प्रताप से कम शक्ति के मालिक नहीं हैं।
गुरुजी भी ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाते हैं कि सब अचंभे में पड़ जाते हैं। डैड आपसे मिलकर यकीनन बहुत खुश होंगे। वो पिंडर पुजारियों की सेवा करना अपना धर्म समझते हैं। तुम्हें मुझे से मिलकर कोई खुशी नहीं हुई? मेरी आंखें फिर सुलगने लगीं। क्यों नहीं, वो तेजी से बोली। आप देवता समान हैं। मैं आपके चरणों की दासी हूँ। दासी देवताओं से इतनी दूर अलग थलग नहीं बैठती। मैंने उसे उकसाने की कोशिश की। अंदर की सभा की रंगीन कहानियां नहीं सुनी तुमने? उसके होंठों पर जिंदगी के भरपूर तबस्सुम उभर आया। मेरे दिल की कली चटकने लगी। वो शर्मा कर बोली, मुझे अंदर के उखाड़े की कहानियां अजीब लगती हैं। क्यों? मैंने मज़राब के तारों को छेड़ा। यकीन नहीं आता। एक बात मेरे मन में खटक रही है। वो फिर किसी बाम मछली की तरह हाथ से फिसलने लगी। मुझे देखकर संजीदगी से बोली, पूछ लूं, आप बुरा तो नहीं मनाएंगे? पहले किसी मनुष्य ने तुम्हारे मन मोह लेने वाली बातों का बुरा मनाया है? मैंने पहलू बदला। वो मुस्कुरा दी। आपका शुभ नाम जमील अहमद खान है। लेकिन उसने जानबूझकर जुमला पूरा नहीं किया। मैं उसकी बात का मफहूम भांप कर बोला, शक्ति और ताकत किसी धर्म किसी जात पात की पूंजी नहीं होती। जो मन मार लेता है, ज्ञान ध्यान में लग जाता है, वे जे केवल उसी की होती है। अपने अपने विश्वास, अपने अपने चलन की बात है। नामों में क्या धरा है? मैंने बात जारी रखी। मैं तुम्हें शक्तला के नाम से पुकारूं, क्या तुम मुझे राधा दिशत की समझकर मेरी बाहों में समा जाओगी? आप? वो शर्मा कर बोली, आप शायद कालिदास के लिखे नाटक की बात कर रहे हैं। ये जीवन भी किसी नाटक से कम तो नहीं। मैंने उसे याद दिलाया। कुछ देर पहले जो हो रहा था वो भी एक नाटक था। मैं तुम्हारी भाग्या से यहाँ ना होता तो इस नाटक का अंत भयानक ही होता। वो तुम्हें हर बात पर मजबूर कर सकते थे। तुम उनके कब्जे में थी। वो दो थे, मसला थे। तुम अपने बॉडीगार्ड का अंजाम देख चुकी हो। तुम इनकार की हिम्मत नहीं कर सकती थी। वो तुम्हें किसी नाम से पुकारते, तुम उनके इशारों पर नाचने को आमादा हो जाती। जीवन से सुंदर और कोई शय नहीं होती। उसे बचाने के कारण मनुष्य अपना सब कुछ बलिदान कर देता है। पाप और पुण्य की बातें तो मन का बहलावा हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा? वो अपनी जगह कसमसाने लगी। मेरी बातों ने उसके वजूद में हलचल मचा दी। मैं तजर्बेकार था, वो अनाड़ी। मैंने उसे इशारे से करीब आने को कहा। उसने खुद दासी कहा था। देवता की बात मानना उसका धर्म था। वो शर्माती लिजाती मेरे करीब आकर कदमों में बैठने लगी। मैंने बाजू थाम कर उसे पहलू में बिठा लिया। उसका कुर्ब क़यामत था। मैं चाहता तो जुनून का मुजाहरा करके उसे अपनी बाहों की गर्मी से पिघला देता। वो इनकार करने की पोजीशन में नहीं थी। मैंने उसकी ज़िंदगी बचाई थी। वो कर्ज चुकाने में ज़्यादा पसो पेश ना करती। लेकिन मैंने जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं किया। उसकी जुल्फ़ों से खेलता रहा, उसे लिभाने की बातें करता रहा। हमारे दरमियान से तकल्लुफ़ की दीवारें सरकने लगीं। उसका एतमाद बहाल हुआ तो वो भी परत परत खुलने लगी। मुझे अपने और नारंग सनहा के बारे में तफसीलात से आगाह करती रही। मैंने फ़िदाई सफ़र के दौरान मुलाकात का जिक्र दोबारा छेड़ा। उसने फिर बड़े यकीन से अपनी लाइल्मी का इजहार किया। मैं उलझने लगा, लेकिन उसकी बातों ने वक्त गुजारने का एहसास नहीं होने दिया। इनका रानी ने गलत नहीं कहा था। ट्रेन किसी स्टेशन पर नहीं रुकी। दिल्ली का स्टेशन करीब आने लगा तो वो मेरे सर पर वापस आ गई। बड़ी चाको चौबंद दिखाई दे रही थी। सफ़र कैसा गुजरा जमील? उसने अमृता को देखते हुए सवाल किया। अभी मंजिल दूर है, मैंने संभल कर कहा। अच्छा किया जो तुमने जल्दबाजी से काम नहीं लिया। वो यकलक संजीदा हो गई। बाहर के हालात बड़े नाजुक हो गए हैं। हर तरफ हंगामा हो रहा है। गाड़ी का दरमियानी स्टेशनों से ना रुकना कोई मजाक नहीं है। मुसाफिरों में भी अफरा तफरी फैल गई है। रेलवे के आला मुलाजम अलग सर खुजा रहे हैं। उनके लिए ऊपर वाले सवालातों का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ख्याली घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। किसी का ख्याल है कि इंजन का ब्रेक फेल हो गया, जिसका अंजाम तबाही होगा। कुछ सरकारी अफसर उसे गाड़ी के अगवा का नाम दे रहे हैं। हर शख्स परेशान है। बात किसी की समझ में नहीं आ रही। चारों तरफ तहलका मचा हुआ है। टेलीफोन खड़खड़ाए जा रहे हैं। अखबार नवीसों के हाथ
एक दिलचस्प सुर्खी आ गई है। इससे ज्यादा नारंग सन्हा परेशान है। वो इस वक्त दिल्ली के स्टेशन पर किसी जख्मी शेर की तरह टहलता फिर रहा है। फौज का एक दस्ता भी बुलाया गया है। गाड़ी को रोकने की खातिर मुख्तलिफ इंतजामात किए गए हैं। गाड़ी रुकेगी तो सबकी तवज्जो तुम्हारे अपार्टमेंट की तरफ होगी। नारंग की वजह से किसी को, मुसाफिरों की नहीं, सिर्फ अमृता की फिक्र खाए जा रही है। तुम हीरो बन जाओगे। जिस गिरोह ने अमृता को अगवा कराने का काम सर अंजाम दिया था, उनके दरमियान में भी खुलबली मच जाएगी। नारंग को अमृता के मुहाफ़िज़ के कत्ल की इत्तला मिल चुकी है। उसने किसी राय का इजहार नहीं किया, दिल ही दिल में मंसूबे बना रहा है। बड़ा घाघ आदमी है। तुम्हें एक बात और बता दूं, नारंग के बंगले में इस वक्त कई जगादरी पिंडत जमा हैं। वो भी अपने जंतर मंतर आजमा रहे हैं। उन पिंडतों में नौल कशूर का एक नायब भी है। नारंग उस पर बड़ा एतमाद करता है। उसे फौरी तौर पर हरद्वार से एक मखसूस तैयारा भेजकर दिल्ली बुला लिया गया है। तुम जरा दूर अंदेशी से काम लेना। नारंग का एतमाद जीतने के साथ साथ तुम पिंडत नूल कशूर के नायब को जहन्नम रसीद करके उसे भी अपनी ताकत का एहसास दिला सकते हो। मैं इनका रानी की बातें गौर से सुनता रहा। अमृता मेरे करीब ही बैठी थी। जिस शख्स के हाथ पैर जकड़े हुए थे वो होश में आ चुका था। उसने मुंह से कोई आवाज नहीं निकाली, हैरत से आंखें फाड़े छत को घूर रहा था। पिंडत नौल कशूर का नाम सुनकर मेरे अंदर दबी चिंगारियां फिर भड़कने लगीं। मैंने तय कर लिया कि उसके नायब को बड़ी अजियतनाक मौत से दो चार करूंगा। हरद्वार पहुंचने से पहले ये मेरे लिए एक नेक शगुन होता। दुश्मन की सफ़ों में बेचैनी की लहर दौड़ जाती। कुछ देर बाद गाड़ी दिल्ली के प्लेटफार्म पर रुकी। मेरे कंपार्टमेंट का दरवाज़ा एक झटके से खुला। यके बाद देगरे 4 कमांडोज राइफल थामे हैरत अंगेज फुर्ती से दनदनाते हुए अंदर घुस आए। उन्होंने मुझ पर राइफल तान कर हाथ उठाने का हुक्म दिया। मैं इत्मीनान से बैठा रहा। अमृता उठकर मेरे सामने खड़ी हो गई। तनी हुई राइफलों का रुख जमीन की तरफ हो गया। कमांडोज ने अमृता के चेहरे के तासरात देकर कुछ न कुछ जरूर भांप लिया। खुले दरवाजे से बाहर प्लेटफार्म पर दूर दूर तक सिर्फ वर्दियों में मलबूस मसलहा अफराद नजर आ रहे थे। एक कमांडो ने लपक कर उन दोनों बदमाशों के सर पर पोजीशन संभाल ली, जिसमें से एक पर लोग सुधार चुका था। दूसरे ने सूरत हाल की नज़ाकत महसूस करके अपने होंठ दांतों तले भींच लिए। वो कमांडोज की नजरें मुझ पर और अमृता पर मरकूज थीं। चौथे कमांडो ने दरवाजे पर पहुंचकर सीधे हाथ का अंगूठा फिजा में बुलंद करके सिचुएशन कंट्रोल में होने का मखसूस इशारा दिया तो सबसे पहले नारंग सन्हा अंदर दाखिल हुआ। उसने धूल और कुर्ता पहन रखा था। आंखों पर सुनहरी फ्रेम की ऐनक मौजूद थी। पहली ही नजर में मुझे वो कद आवर शख्सियत का मालक महसूस हुआ। अमृता दौड़कर बाप के सीने से लग गई। नारंग के चेहरे का तनाव बेतदरीज कम होने लगा। वो रुका नहीं, अमृता का हाथ थामकर बाहर निकल गया। दोनों कमांडोज ने फिर राइफल तान ली। इनका तेजी से मेरे सर से उतर गई। जो कुछ हुआ आनन फानन हुआ। नारंग के जाने के बाद और कई बावर्दी अफसरान डब्बे में आ गए। वो सूरत हाल समझने की कोशिश में मसरूफ थे जब एक फौजी अफसर तेजी से भागता हुआ डब्बे में आया। मुझसे कहने लगा, महाराज, आपको मंत्री जी ने याद किया है। गाड़ी में बैठे आपकी राह तक रहे हैं। मैं खामोशी से सैयद की लाठी थामे उठा। सबकी निगाहें मेरी असलियत जानने की खातिर बेचैन हो गईं। मैं उनके दरमियान से गुजरता हुआ बाहर आया। फौजी अफसर मेरी रहनुमाई करता हुआ प्लेटफार्म के बाहर खड़ी फ्लैग कार तक ले गया। बावर्दी ड्राइवर ने अगली नशस्त का दरवाज़ा खोला। मैं खामोशी से गाड़ी में बैठ गया। पिछली नशस्त पर अमृता अपने बाप के सीने से लगी बैठी कुछ सरगोशियां कर रही थी। नारंग का चेहरा गिरगट की तरह रंग तब्दील कर रहा था। ड्राइवर ने अंदर आकर ड्राइविंग सीट संभाल ली। गाड़ी चल पड़ी। मैं संभल कर बैठ गया। नारंग के सरकारी कोठी पर उसके अहलकारों ने मेरी खातिर ख्वाह इस्तकबाल किया।
मुझे कोठी के खास मेहमान खाने में जगह मिली, जबकि पिंडित पुजारियों को अनेक्सी में ठहराया गया था। शाम की चाय मुझे मेरे कमरे में पहुंचाई गई, लेकिन रात के खाने पर मेरा बुलावा आ गया। मैंने सैयद की लाठी को इस वक्त भी साथ रखा। डिनर टेबल पर नारंग और अमृता के अलावा एक 1.5 उम्र की पुरवकार औरत भी मौजूद थी। अमृता और उसके चेहरे के नकूश में बड़ी ममासलत थी। मैं समझ गया कि वह मिसिज नारंग होगी। मुलाजमों ने खाना पेश किया। नारंग खिलाफी तवक्का बहुत खामोश था। उसके चेहरे के तासरात इस बात की गमाजी कर रहे थे कि उसे अमृता के सही सलामत घर आ जाने की खुशी जरूर थी, लेकिन वो अपने दुश्मनों के बारे में इस वक्त भी किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। मैंने उसे तफसील से देखा। वो काबिल रश्क सेहत का मालिक था। उसकी नज़रों में समुंदर जैसी गहराई थी, जिसके अंदर हजारों तूफान मचल रहे थे। वो ज्यादा बातूनी भी नहीं था, बहुत सोच समझकर गुफ्तगू करने का आदी था, जबकि उसकी बीवी ओशा कुमारी हर शख्स से बहुत जल्द घुल मिल जाने की आदी थी। इस वक्त भी वो मुझसे करीद कर अमृता के अगदा की तफसील मालूम कर रही थी। अमृता बता रही थी कि वो दोनों बदमाश मसलहा थे, हट्टे कट्टे थे, लेकिन तुमने उन्हें इस तरह काबू कर लिया जैसे कोई सपेरा अपने से ज्यादा ताकतवर और जहरीले सांपों को काबू कर लेता है। मुझे बताओ कि यह सब कुछ किस तरह मुमकिन हुआ। सपेरों की तरह मेरे पास भी ये बीन मौजूद है। मैंने सैयद की लाठी की जानब इशारा किया। इसके अलावा बलवानों की संगत में भी बैठा उठा हूँ, उनसे भी कुछ जंतर मंतर सीखे हैं। मैंने आखिरी जुमले की अदायगी में इनकसारी से काम लिया। मम्मी, मैंने तुम्हें बताया था कि महाराज गुरु प्रताप से भी वाकिफ हैं। अमृता ने बीच में लुकमा दिया। अगर ये ना होते तो शायद वो दोनों। बेबी, नारंग ने अमृता को टोका। उसका लबो लहजा बड़ा खुश्क और खुरदरा था। मैंने तुमसे कहा था कि जो हो चुका उसे भूल जाओ। जो बदमाश जिंदा हाथ आया है उसने कुछ उगला या अभी तक जुबान पर ताले डाल रखे हैं? ओशा कुमारी ने शोहर से पूछा। एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, नारंग ने उलझकर जवाब दिया। तुम अपनी मसरूफियात घर के काम काज तक ही महदूद रखा करो। इनका मेरे सर पर थी। वो बार बार आती जाती रही। उसकी ज़बानी मुझे बहुत सारी मालूमात हासिल हो चुकी। जो गुंडा सा जिंदा हाथ आया था, मुझे उसके अंजाम का भी इल्म हो गया। उसने कुछ ही देर पहले वो मुख्त सिर सा जहरीला कैप्सूल खाकर खुदकशी कर ली थी, जो उसकी मसनूई डाढ़ के अंदर पोशीदा था। और भी बेशुमार बातें मेरे इल्म में आ चुकी थी। तुम जिस गुंडे का जिक्र कर रही हो वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने ओशा कुमारी को मुखातब किया। मैं ये भी जानना चाहता था कि नारंग को इस हादसे की इत्तला मिल चुकी थी या वो अभी तक ला इल्म ही था। क्या कहा आपने? नारंग ने हाथ में दबे हुए नवाले को वापस प्लेट में डालकर मेरी तरफ चौंक कर देखा। कौन मर गया? वही, मैंने ठोस आवाज में जवाब दिया। एजेंसियां जिसकी उखाड़ पिछाड़ में अपना समय बर्बाद कर रही थी। आप मेरे साथ आए महाराज। नारंग खाने से हाथ खींचकर उठ गया। मुझे भी उसकी पैरवी करनी पड़ी। वो मुझे एक अलहदा कमरे में ले गया। कुछ देर मुझे सर से पांव तक देखता रहा, फिर खुश्क आवाज में बेहद संजीदगी से बोला। मेरी इत्तला के मुताबिक आपने एक पल के लिए भी अपने कमरे से बाहर कदम नहीं निकाला। फिर वो बात आपको किस तरह मालूम हो गई जो अभी तक मुझे भी? नारंग अपना जुमला मुकम्मल नहीं कर सका। कमरे में रखे हुए फोन की घंटी बजी। उसने लपक कर रसूर उठा लिया। फिर दूसरी जानब से उसे जो इत्तला मिली उसे सुनकर वो दीवाना हो गया। उसका चेहरा सुर्ख हो गया, आंखों से दरिंदगी झांकने लगी। तफ्तीशी अफसरान को जूते मारकर मुलाजमत से बरतरफ कर दो। सब निकम्मे हैं, हराम की रोटियां तोड़ते हैं। वो बड़ी गर्जदार आवाज में अपना हुक्म सुना रहा था। सबको एक ही जगह हाउस अरेस्ट कर दो। वहां किसी परिंदे को भी पर मारने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए जब तक बेबी के सिलसिले में फाइनल रिपोर्ट मेरे सामने ना आ जाए। तमाम खबरें टॉप सीक्रेट होंगी, किसी को हवा भी ना मिले। फोन पर गुफ्तगू करने वाले एक लम्हे वो अपनी जगह खड़ा पीछो ताब खाता रहा, फिर मेरे करीब आकर बोला।
महाराज, तुम अमृता के अगवा के सिलसिले में और क्या कुछ बता सकते हो? अब तक जो पिंडत पुजारी यहाँ सर जोड़े बैठे जन्म कुंडली बना रहे हैं, बड़े ऊंचे सुरों में बोल रहे हैं, उनका क्या कहना है? मैंने चुभते हुए लहजे में पूछा तो नारंग बल खाने लगा। मैंने बात जारी रखी, अपनी अपनी पटारियों में हाथ डालकर कुछ ना कुछ तो खोजा होगा, और वह जिसे खास तौर से हरदवान से उड़न खटोला भेज कर बुलाया गया है, वो क्या चमत्कार दिखा रहा है। केवल तन पर चंदन थोप लेने, माथी पर आड़ी तिरछी लकीरें रेखाएं खींच लेने से बात नहीं बनती बालक। मैंने नारंग को अपनी बर्तरी का एहसास दिलाने की खातिर ठोस आवाज में कहा। जो गरजते हैं वो बरसने की शक्ति नहीं रखते। मदारी की तरह खेल तमाशा दिखाने वाले धरती के भीतर नहीं झांक सकते। जो दम ना साध सके वो सागर की तहों में जाकर वो सीख नहीं पा सकता जिसके अंदर अनमोल मोती होता है। नारंग के चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। इनका ने मुझे बताया था कि वो अपने सामने ऊंची आवाज में बोलने वालों को बर्दाश्त नहीं करता। उसकी तेज नजरें मेरे ऊपर किसी भूखे गिद्ध की तरह मंडला रही थी। वो मेरी वहशतों, मेरी जुनून की कैफियतों से नावाकिफ था। मैंने लोहे को तपाकर एक कारी ज़रब और लगाई। मुझे लाल पीली नजरों से मत घूरो बालक, तुम्हारी ज्योली में केवल एक ही खरा सोना था, उसे दुर्गा का आताब निकल गया। मैं गुरु प्रताप की बात कर रहा हूँ। वो जिंदा होता तो आंख मूंद कर अमृता को अगवा करने वालों की सारी कथा सुना देता। मैं दबंग आवाज में बोलता रहा, तुम नहीं जानते, मैं बताता हूँ। गुरु प्रताप ने मुझे बचाने की खातिर अपना जीवन भींट चढ़ा दिया। बंबई की पुलिस ने कालीदास और पंडित ओम प्रकाश के कत्ल का इल्जाम लगाया था मुझ पर। मेरी चमड़ी पर कौड़े बरसाए गए। मैंने सांस रोक ली। थक हार कर उन्होंने मेरा मामला अदालत पर छोड़ दिया। मैंने हकारत का इजहार किया। तुमने बंबई के DIG रविशंकर का नाम जरूर सुना होगा। उसने एक ज्ञानी देहानी पंडित प्रभु दयाल से मुझे ठिकाने लगाने का सौदा किया। जानते हो फिर क्या हुआ? प्रभु दयाल जलकर कोयला हो गया। बात दबा दी गई, लेकिन अब रविशंकर के सितारे भी भूचाल की लपेट में आ गए हैं। तुमने अखबारों में जरूर पढ़ा होगा। नारंग की आंखें शोले उगल रही थीं। मुझसे बेशतर शायद किसी ने उसके सामने सीना तान कर इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की होगी। शायद अमृता ने उसे मेरे बारे में जो कुछ बताया था उसी की वजह से वह मुझे बर्दाश्त कर रहा था। मेरी जगह कोई और होता तो उसके मुलाजम डंडा डोली करके अब तक कोठी से बाहर फेंक चुके होते। मुझे दूर जाना है बालक, मैंने उसे खामोश देखकर बेपरवाही से कहा। मुझे अपने चक्रों में मत उलझाओ, मुझे जाने दो। हरद्वार से आने वाले पंडित शिव को रोक लो, बाकी सब की छुट्टी कर दो। मैंने शिवा के सिलसिले में सरसरी अंदाज में कहा। वही 10-15 दिन उठक बैठक लगाए तो शायद तुम्हारी कोई सहायता कर सके। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? जिंदाबाद जमील, जिंदाबाद। इनका रानी ने बड़े सताइशी अंदाज में मेरी तारीफ की। इसी तरह डटे रहो। मैं ओशा कुमारी के सर पर जा रही हूँ। तुम देखना अभी ये नारंग तुम्हारे आगे हाथ बांधे खड़ा होगा। इनका मेरे सर से उतर गई। मैं ओशा कुमारी के हवाले पर उसकी बात का मफहूम समझ गया। मेरी नजरें नारंग के चेहरे पर जमी रहीं। वो भी किसी चट्टान की तरह अपनी जगह जमा खड़ा रहा। इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? मैं यहाँ खुद से नहीं आया। मैंने इस बार कदरे मदम आवाज में कहा। ये इत्तेफाक ही था जो मैं भूल से गलत अपार्टमेंट में बैठ गया। मेरी भूल अमृता के काम आ गई। वो सुंदर भोली भाली मासूम लड़की है, किसी नादक फूल जैसी। अब उसकी रक्षा पर ज्यादा ध्यान देना। सांप की दुम पैर तले आ जाए तो वो पलट कर डसने की कोशिश जरूर करता है। समझ रहे हो मेरा मतलब? दुश्मन का खाता एक बार खुल जाए तो उसे आसानी से बंद नहीं होता। तुम्हारे दुश्मन भी चैन से नहीं बैठेंगे। तुम क्या जानते हो उनके बारे में जिन्होंने अमृता पर हाथ डालने की गलती की थी? नारंग ने जुबान खोली। उसके लहजे में घमंड और गरूर की आमेज़श थी। धीरज से काम लो बालक, मैंने हाथ उठाकर संजीदगी से जवाब दिया। जो ज्यादा चतर चालाक बनने की भूल करते हैं वो ज्यादा घाटे में रहते हैं। समय का इंतजार कर, सब कुछ तेरे सामने आ जाएगा। महाराज, नारंग फिर बल खाने लगा।
तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। खुलकर कहो, क्या जानते हो मेरे दुश्मन के बारे में? मेरी जुबान पर भरोसा करेगा या अपनी स्त्री की जुबान से सुनना पसंद करेगा? मैंने मुस्कुराकर पूछा। वो कसमसाने लगा। उषा को मैं घर के सिवा किसी और मामले में दखल अंदाजी की इजाजत नहीं देता, उसने होंठ चबाते हुए कहा। मैं तेरी नहीं, अपनी बात कर रहा हूँ। क्या मतलब? नारंग चौंका। मुझे जवाब देने की जरूरत पेश नहीं आई। उषा कुमारी दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। वो इनका की पुरस्कार कुव्वतों के ज़ेरे असर थी। नारंग ने उसे देखकर बुरा सा मुंह बनाया। वो उषा को वापस जाने के लिए यकीनन सख्त जुबान इस्तेमाल करने के बारे में गौर कर रहा था, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। मेरी बात सुनो नारंग, मैं तुम्हें बताती हूँ कि अमृता किस साजिश का शिकार होते होते बच गई। वो दुश्मन के हाथ लग जाती तो तुम भी उनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते। उनका कहा ना मानते तो वो अमृता के फूल जैसे शरीर को रोंद डालते। तुम जो सपने देख रहे हो वो भी अधूरे रह जाते, बहुत कुछ नष्ट हो जाता। उषा कुमारी किसी रिकॉर्ड की तरह बजती रही। उसने अमृता के अगवा की वो तमाम तफसीलात बता दी जो इनका रानी की दरियाफत थी। मैं सीना ताने खड़ा सैयद की लाठी को आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर मारता रहा। नारंग सटपटाने लगा। उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं आया। हैरत से आंखें फाड़े खड़ा टिकटिकी बांधे उषा को देखता रहा, जो किसी मामूल की तरह सपाट लहजे में बोली। कहानी पूरी हुई तो वह जिस अंदाज में अंदर आई थी उसी तरह उल्टे कदमों वापस चली गई। दरवाजा बंद हो गया। कमरे में सिर्फ मैं और नारंग बाकी रह गए। मैं मैनीखेत अंदाज में मुस्कुराने लगा। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। महाराज, मैं तुमसे एक विनती करूंगा। नारंग इनका रानी के कहने के मुताबिक मेरे सामने हाथ बांध कर बोला। जो ढकी छुपी बातें तुमने उषा की जबानी कहलवा दी, उसकी भिन्न किसी और को नहीं होना चाहिए। हुक्म दे रहा है। मैंने नजरें तिरछी की। नहीं महाराज नहीं, वो गड़गड़ाने लगा। मैं तुम्हें हुक्म नहीं दे रहा। तुम्हारी शक्ति अपरंपार है। तुम ऊपर से कुछ नजर आते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर रूप देवताओं समान है। आज से मुझे अपना सेवक ही समझो। मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना। मैं तुम्हें पहचान नहीं सका।